Welcome again. Welcome again in Oxford Group of Institution. Students, today we are going to discuss our first chapters. Next topic is anatomy of internet. What is internet? ये तो हमने पहले वीडियो में समझ लिया था कि इंटरनेट होता क्या है, लेकिन इंटरनेट की संरचना क्या होती है जिससे मिलकर इंटरनेट हमारा बना हुआ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। एनाटॉमी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम इंटरनेट की एनाटॉमी की बात करते हैं, उसकी संरचना की बात करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर हम उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की बात करते हैं तो हमें इसमें कई सारे कंपोनेंट को, जो कि मेजर कंपोनेंट हैं इंटरनेट के, उनको स्टडी करना पड़ता है। तो जैसे स्टडी ऑफ इंटरनेट आउटलाइंस द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। तो होता क्या है कि जब हम इंटरनेट के एनाटॉमी के बारे में स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे होते हैं तो इसमें होता क्या है कि कुछ मुख्य कंपोनेंट होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर में आते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम एनाटॉमी के टॉपिक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं और अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक का क्या है, इंटरनेट सर्विसेज। एनाटॉमी के अंतर्गत हमें इंटरनेट की कई सारी सेवाएं मिलती हैं जिनको इंटरनेट पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ कनेक्शन लेने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराता है इंटरनेट हमें। जिसमें पहला है ईमेल, जो कि 1970 में शुरू हुआ था। ईमेल की सुविधा जो थी 1970 में शुरू हुआ था। शुरू में जब ईमेल नहीं था तो सिर्फ होता क्या था कि टेक्स्ट को इधर उधर भेजा जाता था, उसके लिए दूसरे कुछ अपने जो सिमिलर नेटवर्क्स होते थे उन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से ही उसको भेजा जाता था। तो बाद में 1970 में जब इसकी शुरुआत हुई तब हुआ क्या कि ईमेल नाम का एक ऐप जारी कर दिया गया, जिससे क्या फ़ायदा मिला, जिससे कि लोग अपनी ईमेल यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी संस्था की इंफॉर्मेशन एक संस्था से दूसरी संस्था पर दूसरे एड्रेस पर भेज पाते थे। ईमेल को हम सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हम मान लीजिए कि अपने होम टाउन में रहने वाले हैं और हमें किसी अदर टाउन में हमें अपना इंफॉर्मेशन भेजना है लिखित रूप में, टेक्स्ट की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ से पोस्ट कार्ड लाएंगे और पोस्ट कार्ड लाने के बाद उसको अपनी इंफॉर्मेशन जो भी हमें प्लेस करनी है उस पर लिखेंगे और लिखने के बाद में सेंडर एड्रेस पर उसको सेंड कर देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जो काम मैनुअली होता था उसको वही काम इंटरनेट पर डिजिटली कर दिया गया। तो ऐसी सुविधा जो थी 1970 में शुरू हुई थी, जिसको हमने ईमेल नाम दिया। आगे मेलिंग लिस्ट, जिसकी शुरुआत 1981 में हुई, यानी कि पहले जब ईमेल भेजा जाता था तो जो डेटा होता था वो हमारा सर्वर पे ही रहता था, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमें कहीं पर ईमेल दिखाने की बात आती थी तो हमारे पास कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसा रखने का स्थान नहीं था जो हम उस डिजिटल चिट्ठी को रख सकें और किसी को हम दिखा सकें। तो ये भी परेशानी आती थी। तो बाद में जब मेलिंग लिस्ट की कंपोजिशन हुई तो उसमें क्या हुआ कि हमें ये सुविधा मिली, यानी कि यूज़र को ये सुविधा मिली कि उसके पास जो आने वाले ईमेल्स होते थे, मान लीजिए एक मशीन से दूसरी मशीन पे आए हैं तो उनको मेलिंग लिस्ट यानी कि मेल नाम का एक ऐप आने लगा जिसमें इनको रखा जाने लगा। तो इससे क्या होता था कि यूज़र को ये सुविधा हो गई थी कि वो ऑफलाइन इन मैसेजेस को भी देख सकता था, जैसा कि आजकल आप लोग अपने मोबाइल में देख लेते हैं। अगर आपका इंटरनेट यानी मोबाइल डाटा बंद भी होता है उसके बावजूद भी आप अपने ईमेल ऐप में जाकर यानी कि मेल बॉक्स में जाकर आप उन ईमेल्स को चेक कर सकते हैं, वो आपका मेलिंग लिस्ट के ही अंतर्गत आता है। अगली सुविधा थी FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। अच्छा, इससे क्या सुविधा प्रदान हुई, इससे सुविधा इंटरनेट में ये मिली, यानी कि एक इंटरनेट में एक फीचर्स और जुड़ गया जिससे कि हम डाउनलोडिंग बड़े आसानी से कर पाए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा भी आसानी से ट्रांसफर हो जाता था। जब वो डेटा हम अपनी मशीन पर लेना चाहते थे, परमानेंटली रखना चाहते थे, तो हमें डाउनलोडिंग की सुविधा FTP के अंतर्गत प्राप्त हो गई थी। उसके बाद में WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई। जब वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी तो ठीक, अगर वर्ल्ड वाइड वेब 1992 से ठीक पहले की बात करें तो पहले हम केवल टेक्स्ट को मेल के जरिए भेजा करते थे और उस टेक्स्ट में ही सारे काम हुआ करते थे। लेकिन जब 92 में इसकी शुरुआत हो गई तो हम अपनी ईमेल यानी कि चिट्ठी में वीडियो, ऑडियो और
टेक्स्ट, एनिमेशन जैसी चीज़ें हम उसमें कंपोजिशन या एक तरह के कंबाइंड फॉर्म में भेजने लगे थे। तो ये सुविधा हमें प्राप्त हो गई थी। दूसरी चीज़ www क्या होता है कि जब बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं तो HTTP के साथ में वर्क करते हुए सभी साइट से कनेक्शन भी रखता है, जिससे कि आसानी से एक डायरेक्टरी पाथ को डिसाइड करते हुए, यानी कि पाथ तो HTTP डिस्क्राइब करता है लेकिन ये साथ में वर्क करते हुए उस पाथ को फाइल को भेजता है दूसरे कंप्यूटर पर, जिससे कि वो फाइल आसानी से नेटवर्क में ट्रैवल होते हुए पहुंच जाती है। तो इसमें HTTP, FTP और www तीनों का बहुत रोल होता है। अगला पॉइंट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट। अगला इसका मेजर कंपोनेंट ये है एलिमेंट ऑफ इंटरनेट। इसमें क्या होता है, क्लाइंट पीसीज। क्लाइंट पीसीज क्या होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेट नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स या इंटरनेट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी कह सकते हैं, यानी कि करोड़ों करोड़ों या अरबों अरबों कंप्यूटर का कनेक्टेड फॉर्म में मिला हुआ या बना हुआ एक संयुक्त नेटवर्क है। तो इसमें क्या होते हैं कि जितने भी दुनिया में पीसी होते हैं जो यूजर चलाता है वो सब क्लाइंट पीसी होते हैं। जैसे या हम चलाते हैं, आप चलाते हैं, तो ये सब क्या है, क्लाइंट पीसी हैं। जैसा कि आप मोबाइल है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर का ही रूप है, तो ये क्या है, ये एक क्लाइंट पीसी है। क्योंकि आप क्या करते हैं, क्लाइंट पीसी से अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, किसको, सर्वर कंप्यूटर को, और सर्वर कंप्यूटर आपकी रिक्वेस्ट सुनता है, आपकी रिक्वेस्ट को समझता है कि इस रिक्वेस्ट को किस प्रकार का डेटा चाहिए, और फिर क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने डेटाबेस से जो कि सर्वर कंप्यूटर पर रखा होता है उससे क्या करता है, इंफॉर्मेशन को जो आपने क्वेरी की है उसको मैच करता है, फिर वही डेटा उठाकर आपके जवाब के रूप में आपके कंप्यूटर पर सेंड करता है, यानी क्लाइंट पीसी पर सेंड करता है। तो आपको समझ में आएगा क्लाइंट पीसी क्या होता है, जो कि सर्वर से अपनी मांग की या रिक्वेस्ट करता है और अपनी रिक्वायरमेंट को, डेटा की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। आगे सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अपने क्लाइंट्स की, यानी क्लाइंट्स भी कंप्यूटर को ही बोलते हैं, जो अपने क्लाइंट से या अपने जुड़े हुए क्लाइंट्स को उनकी रिक्वेस्ट को प्राप्त करता है और उसके बाद में उस प्राप्त हुई रिक्वेस्ट के हिसाब से अपने डेटाबेस में डेटा सर्च करता है और उस डेटा से जो क्वेरी की है बच्चे ने या स्टूडेंट ने, यूजर ने जो क्वेरी की है सर्वर कंप्यूटर से, उस क्वेरी से संबंधित यदि डेटाबेस में डेटा 10 साइट्स पे पड़ा है, साइट तो खूब समझते होंगे, 10 साइट पे पड़ा है, तो वो उन सारी की लिस्ट क्लाइंट पीसी को भेज देता है और क्लाइंट पीसी अपनी बेस्ट इंफॉर्मेशन को उन साइट पर क्लिक करते हुए निकाल लेता है। आगे बात करते हैं नेटवर्क्स की। नेटवर्क्स क्या होता है, नेटवर्क्स खूब समझ में आ रहा होगा कि नेटवर्क यानी कि जब इंफॉर्मेशन हमारी जाएगी तो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होते हुए जाएगी, तो इसमें हमारे बहुत सारे नेटवर्क बीच में आएंगे जिनका होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हमें अपने होम टाउन से कोलकाता जाना है, तो अगर उसमें सब रास्ते नहीं होंगे, यानी सब रोड्स नहीं होंगी, छोटी बड़ी रोड्स नहीं होंगी, तो टर्निंग पॉइंट्स नहीं होंगे या कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो हम कोलकाता कैसे पहुंच सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमें एक निश्चित डेस्टिनेशन पर डेटा पहुंचाना होता है तब हमारे डेटा को नेटवर्क यानी कि एक लिंक के माध्यम से बहुत सारे नेटवर्क से ट्रांसफर होना होता है, तब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। तो लिंक के रूप में हम यहाँ पर वाहन को समझ सकते हैं, व्हीकल को समझ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसा कि यूनिफॉर्म मतलब एक यूनिक, सबसे अलग, और रिसोर्स मतलब संसाधन, जैसे कि जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, और लोकेटर मतलब ढूंढने वाला, यानी कि पूरा मतलब हुआ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एक स्पेसिफिक पीसी को ढूंढने वाला कहलाता है URL शॉर्ट फॉर्म में। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर का मतलब भेजना, प्रोटोकॉल मतलब नियमों का समूह, यानी कुछ जब कोई व्यक्ति कोई फाइल सिस्टम पर नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, तब वो फाइल जो है वो आपकी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। इसके लिए आप हमारा OSI मॉडल वाला वीडियो देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा, जो मैंने अभी बात बोली थी इस ट्रांसफर प्रोटोकॉल को समझने के लिए। उसके बाद में
सर्वर नेम होता क्या है, हमारे URL में सर्वर नेम होता है कि हमारी जो फाइल है वो किस सर्वर से आ रही है, किस सर्वर को हमने क्वेरी किया है या रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद में डायरेक्टरी पाथ होता है, यानी किस रास्ते से होते हुए जा रही है या फाइल आ रही है, ये भी होता है उसमें। और साथ ही साथ फाइल नेम होता है कि हमारी फाइल जो आ रही है उस फाइल का क्या नाम है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे URL में संबंधित होती हैं, जिसको हम सरल भाषा में एड्रेस बार भी एड्रेस बोलते हैं। यानी कि कहते हैं कि हम अपने ब्राउज़र के प्रॉम्प्ट पर ये एड्रेस डालेंगे तो ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। ये लिखा है HTTP, ये हो गया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस HTTP का संबंध सभी वेबसाइट से होता है, जितनी भी दुनिया में इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं सबसे संबंध होता है इसका, क्योंकि इसकी जानकारी सबके पास होती है। इसीलिए जब भी आप कोई क्वेरी करते हैं तो होता क्या है कि अगर 10 साइट पर आपकी क्वेरी से मिलता जुलता डेटा पड़ा है, वो सारी सूची आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। उसके बाद होता है सर्वर नेम, यानी कि मुख्य वेबसाइट का नाम, जो जिस सर्वर से हम डेटा मंगा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे tobasco.com इस तरीके से इस वेबसाइट है, सपोज इट gmail.com होता, तो वो हमारा क्या हो जाता, सर्वर नेम, यानी कि जीमेल के सर्वर से डेटा आएगा। उसके बाद डायरेक्टरी पाथ से मतलब ये है कि डेटा हमारा किस पाथ से आ रहा है और किस पाथ से आ रहा है, यानी कि सर्वर में डेटा किसी संसाधन यानी कि बड़े कंप्यूटर में रखा होगा जिसको हम सर्वर कहते हैं, तो वहाँ से डेटा आएगा। वो डेटा हमारा किस पाथ से आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, वो शो होता है। उसके बाद में फाइल का नाम होता है, यानी कि अगर आप सरल भाषा में अगर सिंपली अगर MP3 डाउनलोड करना चाहते हैं और MP3 के अपने जो स्टार्टिंग कह सकते हैं बोल होते हैं या अक्षर शब्द होते हैं उनको टाइप करते हैं, तो आपको कुछ इसी तरीके की वेबसाइट URL के रूप में प्रॉम्प्ट में देखने को मिलेगी। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि FTP के साथ या संयुक्त रूप से कहें हम कि ये जो वेबसाइट से डेटा आ रहा है, इस वेबसाइट के माध्यम से या URL के माध्यम से जिस डेटा के लिए हमने क्वेरी की है, उस क्वेरी को ले जाने के क्रम में ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है डेटा को ले जाने में भी मदद करता है साथ में, और वहाँ से डेटा को लाने में भी मदद करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये ऐसा नियमों का समूह होता है जो डेटा की पूरी केयर भी रखता है, और बाकी अगर डेटा में कोई त्रुटि होती है तो उसको भी मेंटेन ये साथ ही में करता रहता है। बाकी बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल की, इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। किसी टाइम में जब NSF नेट संस्था ने जब IP प्रोटोकॉल बनाया था, उससे पहले जब डेटा भेजा जाता था तो डेटा में हमारी बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी। उसके बाद में ही NSF नेट संस्था ने IP प्रोटोकॉल यानी कि नेट NIC कार्ड लगाकर इस सुविधा को सभी को प्रदान किया था। बाद में इस सुविधा को यानी कि इंटरनेट नाम के नेटवर्क को पूरी दुनिया ने यूज़ किया था। तो ये इस जो मैंने थोड़ा आपको ये डिस्क्रिप्शन अलग से दिया है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिया है जब IP को मैंने समझाया था। और ये जो IP से संबंधित इंफॉर्मेशन है, ये आपको TCP/IP नाम का जो एक मॉडल है जो कि बिल्कुल OSI के जैसा होता है, उसमें भी आपको इसका डिस्कशन मिलेगा, और OSI में भी इसका मैंने जिक्र किया है। तो इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू।